नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस जल्द ही आने वाला है और हम सभी बड़े ही बेकरारी से इसका इंतजार करते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में कई सारी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं होती है। जैसे बात करें कि आखिर रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो परेड का आयोजन होता है वो क्यों होता है, कैसे किया जाता है, कैसे इसकी झांकियां चुनी जाती हैं, कैसे चीफ गेस्ट तय किए जाते हैं। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें जानना चाहिए। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी चर्चा का विषय है, क्योंकि जो रिपब्लिक डे है उसके अवसर पर देखेंगे, गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक महत्वपूर्ण जो प्रोटोकॉल है वो देखने को मिलता है और 2026 का जो गणतंत्र दिवस परेड है वो बड़ा चर्चा में है। तो इसी के संदर्भ में पूरा आज का जो हमारा विश्लेषण है, क्योंकि बचपन की जो यादें हैं वो हम सभी के मन में अभी भी रहती हैं। और सबसे खास बात है कि रिपब्लिक डे को लेकर जो भी आपके मन में कई सारे जो सवाल होंगे कि कैसे सेलेक्ट होती हैं झांकियाँ, ये 21 तोपों की सलामी आखिर क्या होती है, परेड क्यों निकाली जाती है, और अभी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है इससे पहले क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। तो इसमें आज हम इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके डिटेल से बात करेंगे और फिर इससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि बचपन के संदर्भ में जो भी गणतंत्र दिवस है ये सभी के मन में याद होता है। स्कूल की छुट्टी, पढ़ाई, होमवर्क की चिंता और इनके अलावा मिठाइयाँ जो मिलने की बात की जाती है, दूरदर्शन पे जो परेड हम देखते थे, तो हम सब जो झांकियाँ देखते थे उन पर कभी सोचते थे, कभी नहीं सोचते थे कि आखिर ये झांकियाँ कैसे चुनी जाती हैं। ये सारी जो बातें हैं, परेड क्यों निकाली जाती है, जो चीफ गेस्ट का घोषणा होता है वो किस आधार पर होता है, जो तारीख तय की जाती है वो किस आधार पर होता है कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों। तो देखिए, इसके संदर्भ में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। देखिए, एक एक करके बात करेंगे। जो पूर्ण स्वराज है वो 1930 में हमें उससे संबंधित है और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से जो डोमिनियन है वो नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और रावी नदी के किनारे इसी तारीख को संकल्प के स्तर पर लिया गया। उसके बाद देखें 20 साल बाद लंबे इंतजार के बाद जो संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना क्या कर लिया, अपना लिया। लेकिन ये तारीख संयोग नहीं थी बल्कि आजादी के बाद उस ऐतिहासिक संकल्प को सम्मान देने के लिए संविधान लागू करने की जो तिथि है उस रूप में चुन ली गई। दूसरी बात देखें, यहाँ पर जो भी परेड है उनका जो भी फलसफा है वो आज से नहीं, मेसोपोटामिया से आज तक चलता आ रहा है। आप देखिए, प्राचीन जो जड़ें हैं वो मेसोपोटामिया से जुड़ती हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया के जो राजा है वो इस तार के दरवाजे से शक्ति प्रदर्शन के लिए शहर में प्रवेश करते थे। और उसके बाद देखेंगे रोमन साम्राज्य में भी ये देखने को मिला। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गया। मकसद क्या था? तो ये केवल उत्सव तक सीमित नहीं होते थे परेड, बल्कि इसका मूल उद्देश्य दुश्मनों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। दूसरी तरफ जो भी नागरिक है उनमें गर्व भरना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के साथ इस तरह की शुरुआत की गई। भारत में अगर हम थोड़ा सा परेड के इतिहास का अगर हम वर्णन करें तो औपनिवेशिक जो विरासत है, अंग्रेज इसका इस्तेमाल अपने जो भी यूरोपीय प्रतिद्वंदी हैं जैसे फ्रांस, पुर्तगाली थे, उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करते थे, यूज करते थे। रेलवे के अलावा सैन्य परेड का कल्चर भी अंग्रेजों की ही देन है और घूमती हुई जो परेड है, जिसमें शुरुआती सालों में परेड की कोई एक जगह फिक्स नहीं थी, कभी इरविन स्टेडियम, कभी किंगस्वे कैंपस, तो कभी रामलीला मैदान। राजपथ का जो सफर है, बाद में इसे राजपथ, अब जो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उस वहां पर अस्थायी रूप से इसके आयोजन की बात कर दी गई। एक और बात है, अगर हम बात करेंगे परेड क्यों निकाली जाती है, ये सबसे अहम बात हो जाता है। तो देखिए, सीधे तौर पे देखें तो किसी भी तरह के सैन्य परेड का जो संबंध है वो ताकत के प्रदर्शन से होता है। इसमें सैनिक क्षमता हो सकती है, हथियारों का प्रदर्शन हो सकता है, जिससे लोगों को अपने देश के प्रति जो गौरव है वो गर्व की भावना डेवलप हो सके। दुश्मन और बाकी देशों के लिए शक्ति का जो आभास है वो कराने के लिए इस तरह के जो भी परेड है इनकी शुरुआत की गई है। लेकिन परेड निकालने का जो रिवाज है वो नया नहीं है। इसके तार काफी पहले, जैसे कि हमने बताया कि मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता है तब से हमें देखने को मिलते हैं। मॉडर्न युग के अगर हम परेड की बात करें, जो भी आधुनिक युग का जो परेड है, तो ये भी क्या है कि इसमें जो भी आज के ज़माने के मिलिट्री परेड हैं वो हम देखते हैं, जो प्राचीन कह सकते हैं समय से है, तब से ये चले आ रहे हैं।
तो और इसका जो स्वरूप है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वो बदलते जा रहा है। भारत की जो भी सैन्य परेड है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो भारत में जो भी ब्रिटिश राज है उसके दौरान जो भी परेड है उनका आयोजन शुरू हो गया था। ये जुलूस आम बात थी। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश न सिर्फ अपनी जो भारतीयों के प्रति बल्कि पूरी दुनिया के प्रति अपनी जो ताकत है वो दिखाने के लिए करते थे। खास तौर पे जो भी उनके प्रतिद्वंदी थे, जैसे कि हमने बताया कि फ्रांस है, पुर्तगाली थे, उनको अपनी पावर दिखाने के लिए ये इसका परेड का या जुलूस का इस्तेमाल करते थे। और 1950 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस जो परेड है ये राजपथ पर नहीं हुई थी। ये कभी देखें इरविन स्टेडियम में, तो कभी किंगस्वे कैंपस में, कभी रामलीला मैदान में, अलग अलग जगहों पर आयोजित होने लगा। लेकिन बाद में 1950 में पहले गणतंत्र दिवस में सिर्फ सैन्य दस्ते की जो परेड है वो हुई थी। और उस समय राज्य की जो भी झांकियां हैं वो नहीं निकाली जाती थी, जिसमें बड़े स्तर का जो बदलाव है वो देखने को मिला। पहली बार 1953 में सेना के साथ कुछ अन्य जो सशस्त्र बल हैं उनके साथ राज्यों की जो झांकियां हैं उनका परेड निकाला गया। इसके पीछे कारण भी था। 50 के दशक में भारत के राज्यों के बीच में जो भाषाई आधार पर देखें जो तनाव है वो बढ़ रहा था। सभी अपने कल्चर को लेकर प्रचारित कर रहे थे, उसे बचाना चाहते थे। ऐसे में विभिन्न राज्यों और परंपराओं का होने के बावजूद भी एक साथ राजपथ पे जो परेड है वो देश की एकता का क्या था, प्रदर्शन था। तो राज्यों के बीच में यही भेद मिटाने के लिए 1953 में पहली बार राज्यों की जो झांकियां हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। इसका मकसद इतना ही था कि राज्यों के बीच में जो तालमेल है वो डेवलप हो सके, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो सके। इसके अलावा जो भी झांकियां हैं इनका जो तर्क है शक्ति के साथ संस्कृति को प्रदर्शित करना, राज्यों के बीच में जो हेल्दी कंपटीशन है वो स्थापित करना। झांकियों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है अगर उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें तो रक्षा जो मंत्रालय है वो सभी राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको सर्कुलर भेजता है। फिर आवेदन की बात आती है, राज्यों को अपनी झांकी का कंसेप्ट और जो ब्लूप्रिंट है वो भेजना होता है। उसके अलावा आप देखेंगे एक्सपर्ट जो कमेटी है वो रक्षा मंत्रालय के विशेष समिति बनाता है, जिसमें कला, संगीत, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और कोरियोग्राफी का एक दिग्गज शामिल होता है। अंतिम जो फैसला है कि कमेटी ये तय करती है कि कौन सा डिजाइन मानकों पर सही खरा उतरता है, उसके आधार पर इन झांकियों का चुनाव होता है। थोड़ा सा प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे कि इस तरह के जो भी प्रोसेस होते हैं इनमें खास बात क्या देखने को मिलता है कि जो झांकियां हैं ये एक एक करके चुनी जाती है। जैसा कि हमने बताया कि पूरा इसका एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत ही इनका सिलेक्शन होता है, जो कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया। चीफ गेस्ट की थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, क्योंकि जो भी मुख्य मेहमान होते हैं उनका भी चुनाव होना ऐसे नहीं किया जाता है कि किसी को भी चीफ गेस्ट बना लिया। तो इसके पीछे एक पूरा कह सकते हैं समीकरण है, जिसमें रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक जो संबंध है, अंतिम जो मंजूरी है, प्रधानमंत्री की जो सलाह है, और ये तैयारी जो होती है ये काफ़ी पहले, लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। सोचिए 12 महीने का पूरा वर्ष है और एक जैसे अभी 26 जनवरी को चीफ गेस्ट का पहले से घोषणा हो चुका है। जैसे ही 26 जनवरी पूरा हो जाएगा इसके 6 महीने के बाद तुरंत फिर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। यानी कि गेस्ट जो होते हैं उनसे 6 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। और ये जो चयन है ये रैंडमली नहीं होता है, ऐसे नहीं है कि किसी ऐसे ही कर लिया गया। इसमें रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक जो संबंध है उनको विशेष तौर पे आधार बनाया जाता है, जिसके तहत जो भी विदेश मंत्रालय है उसकी जो रिव्यू टीम है वो गेस्ट की एक शॉर्ट लिस्ट लेती है। और इसमें खास तौर पे देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भेजा जाता है। प्रोटोकॉल के स्तर पे मंजूरी मिलने के बाद ही शेड्यूल पूरा तय किया जाता है। जैसे कि पिछले वर्ष अगर हम 2025 की बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस परेड पर 2025 के मुख्य जो अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। तो इस तरह की जो बात है, जैसे दोनों देशों के बीच में देखेंगे जो भी सैन्य सहयोग है, कमर्शियल, इकोनॉमिक और जो भी पॉलिटिकल कनेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें आमंत्रित किया गया था। तो इस तरह की बात हमें देखने को मिलती है। परेड की अगर हम खूबियों की बात करें, जो भी परेड निकाले जाते हैं, तो गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है उसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के काफिले से होती है। राष्ट्रपति का सबसे पहले जो काफिला है वो आगे निकलता है और वो आने से प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है वो अपनी स्पेशल कार में क्या होते हैं वो आते हैं। इसके आसपास विशेष अंगरक्षक चलते हैं। प्रेसिडेंशियल जो गार्ड्स होते हैं, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए विशेष गार्ड प्रदान किए गए हैं, उनकी एक जो घुड़सवार यूनिट है वो आती है। तिरंगा फहराने के समय जो राष्ट्रपति है
वो राष्ट्रपति के जो घुड़सवार अंगरक्षक हैं उनके समेत वहाँ मौजूद जो लोग हैं वो सावधान की मुद्रा में क्या हो जाते हैं, स्टैंड खड़े हो जाते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं, फिर राष्ट्रगान बजता है और राष्ट्रगान के दौरान देखें तो 21 तोपों की यहाँ पर सलामी दी जाती है। साल 2022 तक पोंडर तोपों से सलामी दी जाती है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे 2023 से भारत में बनी मेक इन इंडिया जो तोपें हैं उन तोपे से पहली बार राष्ट्रपति को सलामी दी गई। तो 2023 में एक बदलाव देखने को मिला तोपों की सलामी के संदर्भ में। गणतंत्र दिवस परेड का जो भी ध्वजारोहण है वो ध्वजारोहण होने के बाद देखें तो वो शुरू हो जाता है। सैनिक जो और जो भी परेड है वो शामिल होने वाले जो व्यक्ति है, चाहे वो एनसीसी के कैडेट्स हों, झांकी की व्यवस्था देखने वाले जो सहायक हों, सब तड़के 3-4 बजे कर्तव्य पथ पे पहुंच जाते हैं। परेड में शामिल होने के लिए सभी जो दल है ये क्या करते हैं, सैकड़ों घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं, जिसकी कह सकते हैं कि जो परीक्षा है ये गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पे हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा एक कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल की तरीके से है कि राष्ट्रपति का काफिला आया, उसके बाद प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड आए, फिर 21 तोपों की जो सलामी है वो देने की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसमें जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है वो 2022 के बाद 2023 से मेक इन इंडिया की जो तोपें हैं उनसे अब ये सलामी दी जा रही है। मार्चिंग दस्ते की बात करें तो पहले हमने बताया कि कैसे इनकी भागीदारी होती है, इनकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, तैयारी होती है और परेड की जो भी इंजीनियरिंग और जो लॉजिस्टिक है इसमें आप देखेंगे समय निर्धारित होता है, रफ्तार निर्धारित होती है, ड्राइवर की भी चुनौती महत्वपूर्ण होती है। जैसे देखिए सैनिक और स्टाफ तड़के 3-4 बजे आ जाते हैं। सभी झांकियां ठीक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जाती हैं ताकि एक उनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो बनी रहे। झांकियों के सामने का जो हिस्सा है वो सजावट से ढका होता है, तो ड्राइवर के सामने भी चुनौती होती है कि सही तरीके से ड्राइविंग करनी है। राष्ट्रपति की बात करें या कहें परेड में के अंदर जो एक प्रतियोगिता है उसकी अगर बात करें तो जजों की नज़र में पूरे रास्ते में कई जगहों पर जज बैठे होते हैं जो स्कोर देते हैं झांकियों को। और फिर क्या है कि परेड खत्म होने के बाद जो सबसे बेस्ट मार्चिंग जो दल है उसका चुनाव किया जाता है और ये ट्रॉफी जीतना किसी भी रेजिमेंट के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होती है। और अगर हम रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट की बात करें तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे जो भी चीफ गेस्ट हैं उन चीफ गेस्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए विदेश मंत्रालय ने 2 नामों के जो घोषणा है वो कर दी है इस बार के मुख्य अतिथि के तौर पे। इसमें पहली जो है उर्सुला वान डर लेने हैं, यूरोपीय कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, और एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों इस बार क्या है, हमारे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट हैं। महत्व है क्यों? आमतौर पे भारत किसी भी एक जो नेता है उस नेता को क्या करता है, वो आमंत्रित कर देता है, लेकिन इस बार 2 जो लीडर हैं वो इस बार आमंत्रित हैं। तो मैसेज क्या है? तो देखिए इस बार बहुराष्ट्रीय जो संगठन यूरोपीय यूनियन है उसके शीर्ष नेतृत्व को बुलाने के पीछे एक बड़ा कूटनीतिक जो कह सकते हैं कि संदेश है वो भी जाता है। कार्यपालिका और जो भी कह सकते हैं कि राजनैतिक जो नेतृत्व है, दोनों की मौजूदगी इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल में बात किया कि जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और अभी आने वाला जो गणतंत्र दिवस परेड है इसकी झांकियाँ क्यों निकाली जाती हैं, कब से निकाली जाती हैं, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, जो परेड है परेड का क्या मायने है, क्यों निकाला जाता है, क्या इसका प्रोटोकॉल है, और इससे जुड़ी बहुत सारी जो बातें हैं। इसके अलावा चीफ गेस्ट के संदर्भ में कि आखिर चीफ गेस्ट क्यों बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं, उनके संदर्भ में भी हमने बेसिक जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।